नज़र में आपका फिर एक बार स्वागत है। कल हमने जाने वाले बजट की बात की थी, आज हम आने वाले बजट की बात करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के निराले बजट ने मध्यम वर्ग को न घर का छोड़ा न घाट का। भारत में आर्थिक दृष्टि से बहुत धनवान, मध्यम वर्ग और गरीब ऐसे चार वर्ग हैं। मोदी जी सत्ता में आए तो गरीब ये सोचकर खुश हो गए कि उनका आदमी प्रधानमंत्री बन गया। ये वही खुशी है जो समाज में दबे कुचले लोगों को फिल्मी पर्दे पर किसी गरीब हीरो को धनवान विलन की धुनाई करते हुए होती है। उसे ऐसा लगता है कि वो खुद बदला ले रहा है, इसलिए वो सीटियां बजाता है और सिक्के तक उछाल देता है। इस तरह की फिल्में समय समय से आती हैं और गरीबों को और भी अधिक गरीब बनाकर फिल्मी दुनिया को मालामाल कर देती हैं। मोदी जी के साथ भी यही हुआ। उनका डायलॉग हर खाते में 15 लाख के बदले गरीबों ने उन्हें जी भर के वोट दिया और मोदी जी की तिजोरी जब छलक गई तो अमित शाह ने उसे चुनावी जुमला कहकर सारा नशा उतार दिया। सवाल यह है कि जो गरीब जनता 15 लाख के वादे से बहल जाए, उनको 1500 रुपया भी क्यों दिया जाए। कोरोना काल में 80 करोड़ जनता को 5 किलो चावल और 1 किलो चना देकर सरकार ने स्वीकार कर लिया कि देश में गरीबों की इतनी बड़ी संख्या है कि संकट काल में अगर सरकार से अनाज न मिले तो वो भूखमरी का शिकार होकर परलोक सिधार जाए। देश के सारे लोगों को न सही तो कम से कम इन गरीबों को 15 लाख न सही तो 15,000 रुपये भी दिए जाएं तो 1,20,000 करोड़ होते हैं। भाजपा ने सोचा होगा कि इसे बांटने पर कई हजार करोड़ खर्च हो जाएंगे और न जाने कितने हजार करोड़ दलालों की जेब में चले जाएंगे। इससे तो अच्छा है कि वही रकम चंद धनवान लोगों को देकर उनसे भरपूर चंदा वसूल लिया जाए। दुनिया की सबसे बड़ी धनवान पार्टी बनने का इससे सरल उपाय कोई और नहीं हो सकता। भाजपा ने इसका उपयोग किया और खुद को एक गरीब देश की सबसे धनवान पार्टी बना दिया। यही कारण है कि भाजपा ने बजट में गरीबों के लिए न पहले कुछ रखा और न आगे रखेगी। गरीबों लोग के लिए पहले वाली सरकारें राहत यानी सब्सिडी दिया करती थी ताकि जीवन आवश्यक चीज़ों की कीमतें काबू में रहें। इसके अलावा किसानों को खाद वगैरह पर सहूलत दी जाती थी ताकि उनकी पैदावार की लागत कम हो। उनसे अनाज अच्छे दामों में खरीद कर गरीबों को सस्ते में बेचने के लिए भी बजट में सब्सिडी यानी गुंजाइश रखी जाती थी। इसके कारण जो घाटा होता था उसको जो है वो टैक्स के जरिए पूरा किया जाता था। देहाती मजदूरों को मनरेगा के तहत रोजगार दिया जाता था और उसके लिए भी बजट में धनराशि रखी जाती थी। इस परिप्रेक्ष्य में इस बजट को देखें तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की सब्सिडी में पिछले साल के मुकाबले 704 करोड़ की कटौती कर दी गई। फिलहाल विश्व स्तर पर कच्चे तेल की कीमत पिछले 7 सालों में सबसे ज़्यादा है, लेकिन चुनाव के कारण सरकार भाव बढ़ाने की अनुमति नहीं दे रही है। चुनाव के बाद ये भाव इस तेज़ी से बढ़ेंगे कि जनता विजय का जश्न मनाना भूल जाएगी। किसान आंदोलन के आगे सरकार ने घुटने टेक दिए और काले कानून वापस ले लिए। इसके बाद जो वादे किए थे उनमें से किसी को पूरा नहीं किया। यहाँ तक कि जो कमेटी बनाने वाली थी वो भी अभी तक नहीं बनी। अब बजट में खाद की सब्सिडी 35,000 करोड़ कम कर दी गई। प्रधानमंत्री किसान इंश्योरेंस स्कीम पर अपनी पीठ थपथपाते थे, मगर इसमें भी 500 करोड़ की कटौती हो गई। इस परेशानी की स्थिति में अगर किसानों ने सबक सिखाओ भाजपा भगाओ का नारा लगाया तो इसमें क्या गलत है। किसानों के अलावा गरीबों को मिलने वाली राशन की दुकानों की सब्सिडी में भी 80,000 करोड़ की कटौती हो गई है। इसका मतलब ये है कि गरीबों को जो कि राशन की दुकानों से अनाज मिलता था उसमें भी मुश्किल पेश आएगी। आजकल बेरोजगारी आसमान पर है, इसके बावजूद मजदूरों की मनरेगा स्कीम के अंदर डंडी मारकर 25,000 करोड़ कम कर दिए गए। इस प्रकार मुल्क के गरीबों और किसानों के लिए तो ये बजट एक भयानक सपना बन गया। आज़ादी के बाद
जनसंघ एक मध्यम वर्ग की पार्टी हुआ करती थी। शहरों के अंदर रहने बसने वाले मध्यम वर्ग के अंदर पाई जाने वाली बेचैनी को इसने खूब भुनाया और उन्हें हसीन सपने दिखाकर उनके अंदर अपनी जड़ें मजबूत की। अटल जी के ज़माने में या मोदी जी की शुरुआती दौर में उनका काफ़ी ध्यान रखा गया, यानी मध्यम वर्ग का, और उनके लिए मन लुभावन घोषणाएं होती रहीं और उनको खुश रखने का प्रयत्न किया गया। परंतु अब इस सरकार को इसकी ज़रूरत नहीं है। वैसे पहले भी ज़बानी खर्च से ज़्यादा कुछ नहीं होता था, अब की बार तो वो भी नहीं हुआ। इसलिए बेचारा मध्यम वर्ग अब अपने आप को ऐसा महसूस कर रहा है जैसे वो न घर का है और न घाट का, जैसा कि मैंने पहले कहा। अब कोई उसका दुख दर्द सुनने वाला नहीं है, इसलिए उसकी निराशा और भी बढ़ गई है। कोरोना की महामारी का सबसे बड़ा शिकार यही वर्ग है। पिछले 2 सालों में इसके करोड़ों लोगों ने नौकरी गंवाई। शहरों में बेरोजगारी 8% पार कर गई और गांव में 6% से ज़्यादा हो गई। ऐसे में सरकार रेलवे की परीक्षा लेकर 3 साल तक सो जाती है। इसके बाद परिणाम के साथ नई मूर्खतापूर्ण शर्तें लगा देती है। इसके विरोध में बेरोजगार युवा सड़कों पर आते हैं तो उन पर डंडे बरसाए जाते हैं। प्रयागराज में हॉस्टल के अंदर घुसकर छात्रों की मारपीट करके ये संदेश दिया जाता है कि अगर भूख लगने की शिकायत करोगे तो डंडे खाने पड़ेंगे। मोदी जी हर साल 2 करोड़ नौकरियों का वादा करके सत्ता में आए थे। अब 7 साल बाद उनकी वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन कहती हैं कि इस बजट से अगले 5 सालों में 60 लाख नौकरियां निकलेंगी। यानी मोदी जी 2 करोड़ प्रतिवर्ष से 1,20,000 पर आ चुके हैं। इससे बड़ी गिरावट और क्या हो सकती है। वैसे जनता को विश्वास है कि ये सरकार इस लक्ष्य को भी प्राप्त करने में असफल रहेगी। आर्थिक स्थिति ये है कि कोरोना के दौरान 60 लाख छोटे उद्योग बंद हो गए। इसका कारण 84% खानदानों की आय बुरी तरह प्रभावित हो गई। भारत में अरबपतियों की संख्या और उनकी दौलत बहुत बढ़ी। यानी एक तरफ आप ये देखें कि मध्यम वर्ग की यह हालत है और दूसरी तरफ अति धनवान लोग जो है वो खुशहाल होते जा रहे हैं। परंतु सरकार अपना खसारा पूरे करने के लिए बहुत अधिक धनवान लोगों पर एक्स्ट्रा टैक्स लगाने की हिम्मत नहीं कर पा रही है। हालांकि अभी हाल में एक सर्वेक्षण के अंदर 84% लोगों ने एक्स्ट्रा टैक्स का समर्थन किया था और ये कहा था कि इन लोगों से जिन्होंने कोरोना में बहुत माल कमाया है अधिक टैक्स लेना चाहिए। परंतु 80 और 20 वाली सरकार को इन 84% लोगों की चिंता नहीं है। दुनिया भर में ये टैक्स लगाया गया है। अगर भारत में भी लगता तो सरकारी खजाने में 9 लाख से ज़्यादा करोड़ जमा हो जाते और जनता को राहत मिलती। परंतु मोदी और शाह अपने शुभचिंतक धन्ना सेठों को नाराज करने का खतरा कैसे मोल ले सकते हैं। इसलिए धनवान वर्ग और भी धनवान हो रहा है और गरीब और मध्यम 12% महंगाई की मार सह रहा है। पिछले साल 4.6 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से नीचे धकेल दिया गया है और धनवानों की संख्या 1.5 गुना हो गई है। इस बजट में भाजपा ने मध्यम वर्ग को भी मुसलमानों की भांति नज़रअंदाज कर दिया। इस मामले में हैरत की बात यह है कि मुसलमान तो उसको वोट नहीं देता, लेकिन मध्यम वर्ग आज भी उसे भर भर के वोट देता है। सवाल यह है कि इसके बावजूद भाजपा उनकी अनदेखी क्यों कर रहा है। उसको ऐसा लगता है, यानी भाजपा को अब ऐसा लगने लगा है कि उन्होंने मध्यम वर्ग को सांप्रदायिकता के नशे का आदी बना दिया है। यानी वो जो है वो नशे की लत में लग गई है। इसलिए अगर उनको दाने दाने का मोहताज करके भी सांप्रदायिक शराब पिलाई जाए तो उसके नशे में वो कमल पर ही मुहर लगाएगा। इसीलिए आप सुनते होंगे कि अगर पेट्रोल की कीमत 100 से बढ़कर 200 हो जाए तब भी जो है हम कमल पर ही मुहर लगाएंगे। ये उसी नशे का असर है जिसमें इंसान इस तरह की बकवास करता है। इसलिए हर चुनाव से पहले मंदिरों की फ़ोटो आती है और मुसलमानों का डर दिखाया जाता है कि अगर सपा आ गई तो आज़म खां आ जाएंगे, आज़म खां आ जाएंगे तो तुमको खा जाएंगे।
इस तरह से डरा डरा के वोट लेने का प्रयत्न किया जाता है। ये दांव भी ना चले तो घर में घुसकर मारने के नाटक तो चल ही जाता है और वोटों की बरसात हो जाती है। इस प्रकार सरकार चलती रहती है। लेकिन ये लोग भूल गए हैं कि भूख की आग के आगे सारा नशा हिरन हो जाता है। जब ये नशा उतरेगा, यानी जनता के दिमाग से जब ये सांप्रदायिक का नशा उतरेगा, तो मोदी और शाह के होश ठिकाने आ जाएंगे और उनके सर से सत्ता का भूत भी उतर जाएगा। हाँ तो दोस्तों, इस नए बजट पर ये थी हमारी आज की समीक्षा। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं और अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हम बहुत जल्द किसी नए विषय के साथ आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।